मदिरा, मदिरा, मदिरा। स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुखद है मदिरा का घूंट। बिन मदिरा सब सून। आज की रात्रि जश्न ही जश्न। मगध साम्राज्य के पीपली वन की तरफ निकले अमात्य राक्षस युवराज पब्बता और साम्राज्य की प्रमुख सेनाओं का गुट रात्रि विश्राम के लिए बीच वन में शिविर बना चुका था। उस शिविर में मगध साम्राज्य के मुख्य सैनिक समेत सभी सैनिक मदिरापान के आनंद के साथ जश्न मना रहे थे। उनके जश्न के बीच में विघ्न डालते हुए अमात्य राक्षस ने सभी सैनिकों से कहा, सैनिकों, आज रात्रि के विश्राम के बाद कार्य का भार बढ़ने वाला है, अपितु मदिरा के साथ आप सभी के पास आज की रात्रि है। इस रात्रि की मदिरा भी आपकी, समय भी आपका और जश्न भी आपका। परंतु कल प्रातः काल से यदि हम लोगों ने जश्न के बारे में अपने विचार में भी सोचा तो हम स्वयं पाप के भागी बनेंगे। कल से हम सभी को स्वान के समान निंद्रा को ग्रहण करना है और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाना है। हमारा लक्ष्य किसी से छुपा नहीं है। हमारा लक्ष्य हिमालय पर्वत के समान विराट खड़ा हुआ है। हम सभी को अत्यंत प्रत्यंत महाराज धनानंद के आदेश को पूर्ण करना है और उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य को बंदी बनाकर मगध राजमहल लेकर जाना है। आज जश्न की रात्रि आपकी है। मगध के सैनिक अपने शिविर में जश्न में डूब चुके थे। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आज से हजारों साल पहले की दुनिया कैसी थी। एंशंट इंडिया कैसा था? लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे सफर करते थे? इन बातों का जवाब कोई भी सटीक नहीं दे पाता है। जो जवाब देते भी हैं वो केवल अंदाजा ही लगाते हैं, लेकिन यह अंदाजा बहुत सूखा सूखा है। कितना आनंद आ जाए अगर कोई विस्तार से बताए कि आज से 1800 से 2300 साल पहले सरकारी अधिकारी घूस कैसे मांगते थे, या सरकारी विभाग में फाइल आगे कैसे बढ़ती थी। अगर कोई बैंक या कोषागृह थे वो कैसे काम करते थे। इन सवालों के जवाब हमें देकर गया है वो शख्स जिन्हें हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। कालिदास के लिखे से हमें प्राचीन भारत यानी रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इस बारे में बारीकी से बात करते हुए हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन कहती है, कालिदास ने कई ग्रंथ रचे जो इंडियन लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ यानी रिसर्च डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। उनके 3 नाटक, पहला मालविकाग्निमित्र, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम और तीसरा विक्रमो वरेश्यम प्रेम और राजनीति की बारीकियों को बताता है। इसके अलावा कुमार संभव और रघुवंश उनके महाकाव्य हैं जो देवताओं और राजाओं की जिनेओलॉजी यानी वंशावली के बारे में बताते हैं। मेघदूत और ऋतु संहार उनकी छोटी काव्य रचनाएं हैं जो प्रकृति और ह्यूमन इमोशंस के बीच गहरा रिलेशन बताने का काम करती है। ये कोई आम ग्रंथ नहीं है बल्कि महाकाव्य है। साथ ही ये हमें हजारों साल पुराने भारत के लोगों के बारे में बहुत दिलचस्प बातें बताते हैं। महाकाव्य रघुवंश से पता चलता है कि जिस दौर में मगध साम्राज्य के सैनिक मदिरा के जश्न में डूबे हुए थे, उस दौर में मदिरा यानी शराब 3 प्रकार की होती थी। पहली नारी केलासव यानी नारियल से निकाली गई शराब, दूसरी सीधू यानी गन्ने से निकाली गई शराब, माधुक यानी फूलों से निकाली गई शराब। इसी के साथ आम और फूलों का यूज भी किया जाता था जिसकी मदद से शराब में सुगंध मिलाई जाती थी। आपको बता दें कि उस दौर में लोग जश्न या खुशी में क्या क्या खाते थे। इस बारे में बात करते हुए महाकाव्य रघुवंश में खीर या पायस चारू के बारे में बात की गई है जो आज भी भारतीय मिठाइयों में लोकप्रिय है। मोदक के बारे में भी इस महाग्रंथ में बताया गया है। विक्रमो वर्ष्यम में कवि मोदक के विभिन्न भागों की तुलना चंद्रमा की कलाओं से करते हैं। शीख ऋणी जो आज के श्रीखंड जैसा एक व्यंजन था उसके बारे में भी बात की गई है। ये दही से बनाया जाता था और इसमें इलायची और लौंग जैसे मसाले मिलाए जाते थे। रघुवंश में बताया गया है कि आज के केरल में इलायची, लौंग और काली मिर्च जैसे मसालों की खेती हुआ करती थी। अनाज और चावल के अलावा मगध साम्राज्य के सैनिक मांस और मछली खाते थे। गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली रोहित या रोहू मछली पसंद की जाती थी। यहाँ तक कि मालविकाग्निमित्रम में
कसाई खानों और मांस की ऐसी दुकानों का जिक्र मिलता है जहां से मांस खरीदा जा सकता था। सैनिकों को जश्न की अनुमति देने के बाद अमात्य राक्षस भी अपने शिविर में रात्रि विश्राम के लिए लौट आया था। तभी अमात्य राक्षस के शिविर के कुछ दूर पर खड़े आचार्य चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि ने अपने मन में सोचा, गुरु चाणक्य ने मुझे अमात्य राक्षस के ही शिविर में शामिल होने का आदेश दिया था। मुझे इसी का विश्वास जीतना है। यही सही समय है। मुझे अमात्य के शिविर में जाकर उससे भेंट करनी होगी। परंतु मैं उससे क्या कहूं? मैं कौन हूं? हाँ, मुझे ज्योतिष विद्या का सहारा लेना होगा। इसके लिए पहले मुझे अमात्य राक्षस के द्वारपाल से मिलना होगा। इतना सोचने के बाद जीव सिद्धि सीधे अमात्य राक्षस के शिविर की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर बढ़ने के बाद जीव सिद्धि की नजर युवराज पब्बता और अमात्य राक्षस के द्वारपाल के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि युवराज पब्बता और द्वारपाल अन्य 2 सैनिकों के साथ मध्य रात्रि में सर्द रात की हवाओं का आनंद उठाते हुए आग जलाकर बैठे हुए थे। युवराज पब्बता ने द्वारपाल से कहा, जीवन की डगर बड़ी कठिन है। ज्ञात नहीं कब तक युवराज नाम के विशेषण से संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुलेपन लगाए हुए किसी सुंदर युवती को स्पर्श किए तो एक युग बीत गया है। युवराज, युवराज! द्वारपाल ने बड़ी उत्सुकता से युवराज शब्द कहा ही था कि तभी वहां जीव सिद्धि आ गए। जीव सिद्धि ने द्वारपाल को टोकते हुए युवराज पब्बता से कहा, युवराज पब्बता की जय हो, मगध साम्राज्य की विजय हो। युवराज, आपने अनुलेपन शब्द का उपयोग किया? युवराज पब्बता और जीव सिद्धि ने अनुलेपन शब्द का उपयोग किया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री में अनुलेपन शब्द के इंपॉर्टेंस को समझ लें। हिस्टोरियंस के हिसाब से कुमार संभव और ऋतु संहार में कालिदास बताते हैं कि उस दौर में स्त्रियां नहाने से पहले विशेष लेप लगाती थी जिन्हें अनुलेपन और अंगराग कहा जाता था। महिलाएं सफेद रंग के एक पेस्ट से चेहरे पर पत्तियों का डिजाइन बनाती थी और होंठों पर लाख का रंग लगाकर उस पर लोद्र नामक लकड़ी का पाउडर लगाया जाता था जो आज की लिपस्टिक की तरह था। चेहरा देखने के लिए लोग चमकीली धातु के बर्तन को शीशे की तरह इस्तेमाल करते थे और शीशे समेत सजावट का सारा सामान जिस बक्से में रखा जाता था उसे मंजूषा कहते थे। जीव सिद्धि ने अपनी बात रखते हुए आगे पब्बता से कहा, युवराज, एक सुंदर राजकुमारी आपके जीवन में भी आएगी। आपके विवाह का योग बन रहा है। इतना सुनते ही युवराज पब्बता के चेहरे में एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने ऊपर से नीचे तक जीव सिद्धि को बड़े ध्यान से देखा और तुरंत अपने हाथ में पकड़े मदिरा के ग्लास को तेज से दूर फेंक दिया और अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए जीव सिद्धि से बड़ी उत्सुकता से कहा, आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके पास ज्योतिष विद्या का प्रचंड ज्ञान है। आप यहाँ इस वन में मुझसे बहस करने आए हैं। जब आप आ ही गए हैं तो बताइए, मेरी हस्तरेखा किस ओर इशारा कर रही है और मैं कब तक मगध के सर्वेश्वर महाराज के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा? जीव सिद्धि को युवराज पब्बता ने ज्योतिष मान लिया था। इस मौके का जीव सिद्धि को इंतजार था। वो आगे बढ़ा, पब्बता की दाईं हथेली को पकड़ा और गंभीर स्वर में कहा, युवराज, जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक आप मगध साम्राज्य के महाराज नहीं बन पाएंगे। विवाह? ये विवाह ही तो नहीं हो पा रहा है और इसके पीछे 2 लोग हैं। एक सर्वेश्वर महाराज धनानंद और दूसरा उनका विश्वास पात्र अमात्य राक्षस। द्वारपाल, अमात्य राक्षस से कहो युवराज उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युवराज की जय हो, परंतु युवराज अमात्य अपने शिविर में विश्राम कर रहे हैं। युवराज की आज्ञा है। अमात्य राक्षस को इसी क्षण मेरे समक्ष प्रकट होना होगा। और हाँ, उनसे कह देना ज्योतिष विद्या के धनी पुरुष स्वयं शिविर में पधारे हैं। वो भी यहाँ आकर मगध के भविष्य के बारे में कुछ यक्ष प्रश्न पूछ लें। इतना सुनने के बाद जीव सिद्धि किसी सोच में पड़ गया। कुछ ही क्षण में अपनी सोच से बाहर निकलने के बाद जीव सिद्धि ने द्वारपाल को रोकते हुए कहा, द्वारपाल, अमात्य से कहना प्रखर ज्योतिष विद्या के धनी जीव सिद्धि आए हैं और विशाल मगध साम्राज्य के एक ऐसे काले रहस्य को बताने आए हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। जीव सिद्धि की इस बात को सुनकर युवराज समेत सभी लोग चौंक गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जीव सिद्धि के पास ऐसा कौन सा काला राज है।
जिस राज के बारे में किसी को नहीं पता है। सभी इस काले राज के बारे में जानने को उत्सुक थे। द्वारपाल दौड़ता हुआ अमात्य राक्षस के शिविर में पहुंचा। अमात्य, अमात्य, कोई ज्योतिष विद्या के धनी जीव सिद्धि आए हैं जिन्हें मगध के काले रहस्यमयी राज के बारे में सब कुछ मालूम है। वो उस राज के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। मगध का काला रहस्यमयी राज का नाम सुनते ही अमात्य राक्षस के चेहरे से पसीने की बूंद नीचे गिरने लगी। अमात्य राक्षस तुरंत उठकर बैठ गया। रहस्यमयी राज? कहीं ये वही राज तो नहीं जिसके बारे में किसी को नहीं पता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुरंत जीव सिद्धि से मिलना होगा। हाँ। आखिर जीव सिद्धि के पास ऐसा कौन सा रहस्यमयी राज था जिसके बारे में सुनकर अमात्य राक्षस बुरी तरह से घबरा गया था? क्या जीव सिद्धि अपनी जासूसी की चाल में कामयाब हो पाएगा या फिर उनकी जान की भी चढ़ेगी बलि? इसी के साथ क्या हुआ था चाणक्य, चंद्रगुप्त और वृद्ध शक्तार के साथ? ये महागाथा अभी और भी होने वाली है रोमांचक। इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।